अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में। उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर जा कर के हम स्टडी करने वाले हैं कि किस मॉलिक्यूल के वजह से कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में। ठीक है, तो इसकी खोज कब चालू हुई थी? 1926 में इसकी खोज चालू हुई थी। ठीक है, 1926 में इसकी खोज मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गई थी। ठीक है, 1927 में एक साइंटिस्ट आए थे। 1927 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका क्या नाम था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में आए थे। ठीक है, 1928 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन सी बीमारी कॉज करता है? निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कितने स्ट्रेन? दो। कौन कौन से? रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, अब स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ क्यों है, रफ स्ट्रेन रफ क्यों है? स्मूथ स्ट्रेन में म्यूकस की कोटिंग होती है जो पॉलीसेकेराइड है वो होता है। हाँ, एक से एस स्ट्रेन में एस का मतलब होता है स्मूथ और शाइनी, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। म्यूकस एक टाइप की पॉलीसेकेराइड है और यही म्यूकस एक्चुअली में न्यूमोनिया कॉज करता है, इसलिए वायरुलेंट होता है। इसी के लिए एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का क्या मतलब है? जानलेवा। ठीक है, अब बात करते हैं आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो है उसकी जो सरफेस है वो रफ होती है। कैसी होती है? रफ। क्यों रफ होती है? उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं होती। अब म्यूकस की कोटिंग नहीं होती तो क्या वो न्यूमोनिया कॉज करेगा क्या? नहीं। तो क्या वो जानलेवा होगा क्या? नहीं। अब उन्होंने लिया माइस। क्या लिया? क्या लिया? माइस उन्होंने लिया। माइस के अंदर उन्होंने सबसे पहले डाला जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या डाला? जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर का मतलब क्या है? रफ। मतलब उसकी सरफेस कैसी है? रफ है। क्या म्यूकस की कोटिंग है क्या? नहीं है। क्या वो जानलेवा है क्या? नहीं। क्या माइस को न्यूमोनिया होगा क्या? नहीं। तो माइस मरेगा क्या? नहीं। ठीक, माइस बच गए। अब हमने फिर से लिया माइस की जगह फरहीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने लिया माइस। क्या लिया? माइस। हमने लिया जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या लिया? जिंदा स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस का मतलब क्या होता है? स्मूथ और शाइनी। स्मूथ और शाइनी। ठीक है, क्या उसकी सरफेस कैसी है? स्मूथ है, मतलब म्यूकस की कोटिंग है। क्या म्यूकस की कोटिंग ही जानलेवा होती है? होती है। ठीक, तो अब जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर हम माइस में डालें तो माइस मरेगा कि बचेगा? मर जाएगा। पहले न्यूमोनिया होगा, इलाज नहीं करवाएंगे तब मरेगा। समझ रही हो फरहीन? नहीं समझ रही हो? तुम समझ रहे हो? तुम समझ रही हो? मैं भी समझ गया। तुम भी समझ गए? ठीक। चलो, अब हमने लिया जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या लिया? जिंदा स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसको गरम कर करके मार दिया भाई। कैसे कर करके मारा? गरम करके। उबाल के मार दिया एकदम। उसको फिर हमने माइस के अंदर डाला। किसके अंदर डाला? माइस के अंदर डाला भाई। अब माइस मरेगा कि बचेगा? बच जाएगा। माइस बच जाएगा। अरे मरा हुआ है रे, कैसे इन्फेक्ट करेगा रे? बच जाएगा। ठीक, बेचारा बोल रही है, मतलब इसके हिसाब से मर जाना चाहिए था, है ना? सुनो अब ध्यान से। जब हमने जिंदा आर स्ट्रेन लिया था तब माइस के साथ क्या हुआ था? बच गया था। और जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था तब क्या हुआ था? बच गया। अब दोनों को मिला के डालेंगे तो क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? बच जाना चाहिए था। हो क्या गया? मर गया। समझ रहे हो? क्या से क्या हो गए देखते समझ रहे हो? इसके अलावा जो माइस है उसके अंदर से हमको जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। मरे हुए डाले थे, मिले कैसे? जिंदा। अब ग्रिफिथ ने कहा कि जो मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं उससे कुछ निकला।
वो जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर गया और जिंदा आर स्ट्रेन को जिंदा एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर गया, लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए वो था क्या। हाँ बताओ तो कैसे पता चला? चल गया। इतना मारूंगा ना तुमको। ठीक है चल। फिर 1933 से 1944। एक बात बताओ, सिर्फ डेट्स लिखने के लिए कॉपी लियो? हाँ नहीं, 1933 से 1944 3 साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट आए? 3 साइंटिस्ट। तुम कितना च्युइंगम खाओगी भाई, कितना च्युइंगम खाओगी बताओ? अकेले कितना एक ही खा रही हूँ मैं। वो भी अकेले। ऐसे मेरे पापा ने दिया यार। हाँ, तुम्हारे पापा को होता थोड़ा जहर भी नहीं, समझ रही हो? 1933 से 1944 यहाँ 3 साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट आए? 3। बोलो। एवेरी, एवेरी, मैक्लिओड, मैक्लिओड, मैकार्टी, मैकार्टी, एवेरी, एवेरी, मैक्लिओड, मैक्लिओड, मैकार्टी। मैकार्टी। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? वो मरा हुआ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या था? मरा हुआ है स्ट्रेन बैक्टीरिया। कैसे मरा हुआ? हिट किट से। हीट की वजह से मरा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। ठीक है, उन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया और उसके अलग अलग पार्ट्स निकाले, अलग अलग बायोमोलिक्यूल निकाले। जैसे उन्होंने उसका आरएनए निकाला। क्या निकाला? आरएनए। उन्होंने उसका प्रोटीन निकाला। क्या निकाला? प्रोटीन। उन्होंने उसका निकाला डीएनए। क्या निकाला? डीएनए। ठीक है, चलो। उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब भी लिए। उन्होंने क्या लिए? 3 टेस्ट ट्यूब लिए। कुछ क्या भी नहीं यार, कुछ नहीं करता। उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए। उन तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब ये घोषित हो गया है। मालन्यूट्रिशन से ग्रसित है। उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए और तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या भरा था? मरा हुआ है वो, सॉरी, और डीएनए। आर स्ट्रेन, जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भरा था। क्या भरा था? जिंदा आर स्ट्रेन। पहले वाले में उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन का आरएनए डाला, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं। दूसरे वाले में टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भरा था, उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन का प्रोटीन डाला। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं। तीसरे वाले में उन्होंने जिसमें ऑलरेडी जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन का डीएनए डाला। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? हो जाएगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? होगा। इससे क्या साबित हुआ? कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है। ओके, अब उन्होंने क्रॉस चेक भी किया। उन्होंने क्या किया? क्रॉस चेक। क्रॉस सुन के बड़ा बुरा लगता है। अब उन्होंने क्रॉस चेक कैसे किया ये देखो। फिर से 3 बोलिए। उन्होंने फिर 3 टेस्ट ट्यूब लिए। कितने टेस्ट ट्यूब लिए? 3 टेस्ट। एंजाइम्स यूज करेंगे। हाँ सुन तो लो, तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन उन चल तीनों रहा के था। तीनों टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? चल रहा था वो जो अपना आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो रहा था एस स्ट्रेन में। जो आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है वो एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में चेंज हो रहा था। तो पहले वाले में उन्होंने आरएनएस डाला। क्या डाला? आरएनएस किसका ब्रेकडाउन करता है? आरएनए। आर्यन का। किसके आरएनए का ब्रेकडाउन करेगा? दोनों के। एस का भी आर का भी, मतलब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों के दोनों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के आरएनए का ब्रेकडाउन कर देगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा? नहीं। दूसरे में उन्होंने प्रोटीएज डाला। क्या डाला? प्रोटीएज किसका ब्रेकडाउन करेगा? किसके प्रोटीन का? आरएनए और सॉरी दोनों के प्रोटीन का, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन के। दोनों के प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा? नहीं। बोला करो रे, बोला करो। लगता है सही में। अरे यार। तीसरे वाले में उन्होंने डीएनए डाला। क्या डाला? किसका डीएनए का ब्रेकडाउन करेगा? दोनों के। दोनों मतलब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी दोनों के डीएनए का ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, तो इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन किसमें रुक गया? डीएनए में। इससे क्या साबित हुआ?
DNA जेनेटिक मटेरियल है। इसमें लेकिन दिक्कत ये थी सारे के सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस Convince नहीं नहीं हुए, हुए। ये दिक्कत की बात। चलो ठीक, अब हम पढ़ते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। बोलो 1952। हाँ बोलो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है 1952। ठीक। 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 1952 वो एक मूवी आई थी ना 1952 इविल रिटर्न्स। हाँ 1920 ओके 1920 इविल याद रिटर्न्स। याद नहीं रहता यार, मूवी नहीं देखता तो नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता कौन है। देख रहा था फोन में? सुनो ध्यान से। अनइक्विवोकल प्रूफ, That DNA is a genetic material. वो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनइक्विवोकल? Leaving no doubt. लिविंग नो डाउट, एकदम सही बात। चलो उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? बैक्टीरियोफेज। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे ऐसे वायरस वायरस जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को को इन्फेक्ट इन्फेक्ट करते करते हैं। हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया 2 कंटेनर में। कितने कंटेनर में ग्रो कराया? वायरस तो इंटरनेशनल बैगर्स होते हैं, तुम तो जानते हो उनके पास 2 ही चीज होता है, एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा डीएनए होता है। डीएनए आरएनए में से कुछ एक होता है। हाँ जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल अभी साबित करना है देवी माँ। अरे तो हमें तो पता ही है ना। ठीक है, चल डीएनए या होता है। आरएनए और उसके अलावा प्रोटीन कोड होता है। कॉपी क्यों मंगवाए थे जब लिखते हैं? अब उसके बाद ये डीएनए या आरएनए दोनों भी होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक इनका जेनेटिक मटेरियल के टाइप एक्ट करता है। अभी तो हमको ये बात पता है, लेकिन अभी हम ये साबित करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने ग्रो कराया वायरसेस को 2 कंटेनर में। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब पहले वाले कंटेनर में उन्होंने लिया रेडियोएक्टिव सल्फर। क्या लिया? रेडियोएक्टिव सल्फर। नॉर्मल सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। रेडियोएक्टिव सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। अब जो जो वायरसेस रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे उनका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव हो गया। क्या रेडियोएक्टिव हो गया? प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव। ठीक है, चल ऑन द अदर हैंड अब प्रोटीन कोड क्यों रेडियोएक्टिव हुआ? भाई प्रोटीन कोड है सल्फर प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन कोड में सल्फर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरे कंटेनर अरे में। बुक बंद करने बोलो ना यार। बुक बंद करो भाई। पूछ थोड़ी रहा अभी। फिर भी देखने से ना वो बंद करो, बंद करो। क्या बोलते हैं, आता है ऐसा पता चलता है कितना आता है कितना नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ। दूसरे कंटेनर में उन्होंने लिया रेडियोएक्टिव फास्फोरस। क्या लिया? रेडियोएक्टिव फास्फोरस। रेडियोएक्टिव फास्फोरस। नॉर्मल फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 34 32। 31 31 है। 31 होता है। कितना होता है? 31। और रेडियोएक्टिव फास्फोरस का 32। अब तुम लोग तो जानते हो कि फास्फोरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो जो वायरसेस रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे उन सबका डीएनए रेडियोएक्टिव। ठीक है, अब उन्होंने वायरसेस को छोड़ दिया। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। क्या कहा? जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहे हो? तो सिमरन मतलब हमारा वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, वो चला गया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। लिंक ही चेंज कर दिया आप तो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब सुनो, इन्फेक्शन में वो अपना जेनेटिक मटेरियल पास करता है। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है, मुझे मालूम है। बताओ तो। वो सब्सटेंस होता है जो हमारे अंदर भी एक्सप्रेस करे और हमारे आने वाले जनरेशन में भी एक्सप्रेस करे। क्या को? अरे अपने कैरेक्टर्स। इंफॉर्मेशन को। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जो जानकारी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, जनरेशन दूसरे जनरेशन में भी एक्सप्रेस करता है और इस जनरेशन में भी एक्सप्रेस करता है। उसको प्यार से हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, चलो तो वायरस जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल पास करता है, प्रोटीन कोड है, डीएनए हो, तुम देख सकते हो डायग्राम में एनसीईआरटी की। दूसरा स्टेप होता है ब्लेंडिंग। क्या होता है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं।
कंटेनर, जिससे वायरस का जो भी पार्ट बच जाता है, जो हमको दिख रहा है एनसीईआरटी के डायग्राम से, वो प्रोटीन कोट है, वो रिमूव हो जाता है बैक्टीरिया की सरफेस। तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम दबा के घुमाते हैं, दबा के हाई स्पीड में घुमाते हैं, जोर जोर से। तो जो हैवी चीजें रहती है वो नीचे जाके जम जाती है, और जो लाइटर चीज होती है वो ऊपर तैरती रहती है। जो ऊपर तैरती रहती है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। तो जिन वायरसेस का डीएनए रेडियोएक्टिव था, उन वायरसेस ने जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उनमें रेडियोएक्टिविटी देखने के लिए मिली। जिन वायरसेस का डीएनए रेडियोएक्टिव था, उन्होंने जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उनमें रेडियोएक्टिविटी देखने के लिए मिली। तुमने धीरे बोलने के लिए बोला था। कौन सा ट्रेन पकड़ना है? धीरे बोलो ना यार। नालायक बच्ची, जिन वायरसेस का डीएनए रेडियोएक्टिव था, उन्होंने जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उन बैक्टीरिया में रेडियोएक्टिविटी देखने के लिए मिली। जिन वायरसेस का डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं था, उन्होंने जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उन बैक्टीरिया में कोई भी रेडियोएक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिली। इससे ये साबित हुआ कि वायरस से डीएनए ही बैक्टीरिया में जाता है। देख रहे हैं तो लपेटते जानो, फिर आखिर में हाँ बोलना। इससे ये साबित होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में आ गया फरीन? तुमको मेरे को आ गया भैया। तुमको आ गया? वेरी गुड, ठीक है। चलो, इससे यह साबित होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे लड़ाई बिग बॉस, जो तुमको बहुत पसंद है। नहीं भैया, मैं बोल रहा था बिग बैंग अनइमेजिनेबल वाला। बहुत ज्यादा पसंद है लड़ाइयां तो तुम लोगों को। तो अब हम लोग भी कराएंगे लड़ाई। किसके पीछे लड़ाई कराएंगे? डीएनए और आरएनए के बीच में लड़ाई कराएंगे। सुन लो ध्यान से, डीएनए और आरएनए के बीच लड़ाई कराएंगे, कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। ऑफ कोर्स डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल होने का क्राइटेरिया तुम समझो। पहला तो उसमें अपनी कॉपीज क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। यस। तो अब अपनी कॉपीज जनरेट क्यों करना है, ये सोचने वाली बात है। देखो नालायक बच्चों, सेल डिवाइड होती है, सेल को तो पता नहीं क्या करना है। डीएनए में ही सारी जानकारी स्टोर्ड होती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल में ही सारी जानकारी स्टोर्ड होती है। अब अगर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं होगा तो आधी जानकारी थोड़ी ना दूंगा दोनों सेल को, या एक सेल को जानकारी दूंगा दूसरी सेल को जानकारी नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हो? तो इसी के लिए अपनी रेप्लिका जनरेट करने की एबिलिटी। और डीएनए और आरएनए दोनों ये लड़ाई जीत गए। प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वो ये सारी की सारी लड़ाई हार गए। समझ रहे हो? ये था पहला। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी बात, दूसरा स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर जानकारी स्टेबल हो। सोचो, जो हमारी पीहू मैम है, ठीक है, पीहू मैम कल उठे सो करके, नहीं मिली थी। उनके पास दिमाग तो नहीं है, तुम लोग तो जानते हो। समझ रहे हो? अब उठती और सुबह अचानक से 10 दिमाग आ जाए उनके पास, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। समझ रहे हो? अगले दिन, मतलब उसके अगले दिन 10 दिमाग आने के अगले दिन सो के उठती हैं, 10 हाथ आ जाते हैं। उसके अगले दिन उठती है, चाटा मारने के लिए काम। उसके अगले दिन उठती है, 10 पैर आ जाता है। तो क्या पीहू मैम अपनी जीवन अच्छे तरीके से जी पाएंगी? पूरा ऑक्टोपस बना दियो, नहीं जी पाएंगी वो अच्छे से जीवन, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि अगले दिन मेरे पास क्या है, अगले दिन मेरे पास क्या नहीं। तो पीओ में अच्छे से अपना जीवन नहीं जी पाएंगी, व्यतीत नहीं कर पाएंगी अपना जीवन अच्छी तरीके से। सोचो कोरोना वायरस के साथ कैसा होता होगा। बेचारा कोरोना वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, बहुत ज्यादा उसमें म्यूटेशन होता है। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और चेंज इन जानकारी इज कॉल्ड म्यूटेशन। डू नॉट यूज फुल वर्ड्स इन हियर। होनी का वर्ड है, इन्हीं से सुनो। आप सुनो ध्यान से आगे की बात। क्या बोल रहा था मैं भूल जाता हूँ। कोरोना आरएनए। हाँ, कोरोना का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कोरोना का जेनेटिक मटेरियल आरएनए,
ठीक है, इसीलिए उसके नए नए वो मिल रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं कोरोना वायरस के। इसीलिए हम चाहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल वो स्टेबल, ताकि एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनिज्म अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी इसमें डीएनए जीत गया, आरएनए हार गया। डीएनए जीत गया, आरएनए हार गया, तो आरएनए का ईगो हर्ट हो गया। आरएनए ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। प्रोटीन वाला समझ रहे हो? अब आरएनए ने कहा देखो चेंजेस आना जरूरी है, बिकॉज प्रकृति का नियम है परिवर्तन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम then you will be extinct. then you get extinct in extreme cases। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे Just like dinosaurs. तो आप पीछे छूट जाओगे या समय के साथ खत्म हो जाओगे, जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ। ठीक है, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? तो आरएनए जो है बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है क्योंकि वो अनस्टेबल है। सोचने वाली बात है कि आरएनए अनस्टेबल क्यों है? क्यों अनस्टेबल है भैया आरएनए? OH ग्रुप के चलते मिथाइल क्योंकि आरएनए में एक तो यूरेसिल मिलता है और डीएनए में थाइमिन मिलता है। यूरेसिल और थाइमिन के बीच रिलेशन क्या होता है? मिथाइल यूरेसिल। अगर यूरेसिल के 5वें कार्बन में तुम मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो तो थाइमिन बन जाता है, और थाइमिन ज्यादा स्टेबल है यूरेसिल के कंपैरिजन। दूसरी अगर हम बात करें डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है और आरएनए में राइबोस शुगर मिलती है। राइबोस से डीऑक्सीराइबोस कैसे बनाते हो? सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल देते हो तो डीऑक्सीराइबोस बन जाता है। डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर राइबोस के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल दो तो डीऑक्सीराइबोस बन जाता है। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा था तुम लोगों को? अब मैं बोलना चाह रहा था डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसीलिए उसमें कम बदलाव आते हैं, आरएनए लेस स्टेबल है इसीलिए उसमें ज्यादा जल्दी बदलाव आते हैं। अब आरएनए का बाप होता है और बेटा होता है। देखो जानकारी तुम्हारे पास है, लेकिन उस जानकारी को अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो उस जानकारी को चाहोगे क्या? चाहेंगे तो नहीं, तो उस जानकारी का फायदा ही क्या? तो जो आरएनए है वो खुद को प्रोटीन के फॉर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है एमआरएनए बना के। एक्चुअली में एमआरएनए भी एक टाइप का आरएनए ही है। वहीं जो डीएनए है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एमआरएनए की जरूरत होती है, आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बेस में लड़ाई आरएनए जीतता है। हमने ये डिसाइड किया कि जानकारी को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, वो स्टोर करने के लिए डीएनए, और जानकारी को स्टोर करने के लिए डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल। हमने ये कहा कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, उसमें कुछ चेंजेस हो करके डीएनए बन गया। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर फॉलो करता है, वो फोर्थ है। ये तुम गलत बोल रही हो। चलो अरे कुछ